आज हम आपको भारत पर हुए तीसरे विदेशी आक्रमण यानी कि सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले इराक के दो शासकों ने भारत पर 3 बार हमले किए, जिनमें 2 आक्रमण सफल रहे, जिनमें भारत के संपूर्ण सिंध प्रदेश, गांधार, कंबोज, पश्चिमी पंजाब, ईरान देश के शासकों का गुलाम हुआ। वहीं जब सबसे पहली बार भारत पर ईरानी शासक कुरुस ने हमला किया तो वह मकरान के रास्ते भारत आया और सिंध प्रदेश के राजाओं से तीखी लड़ाई लड़ी। सिंध प्रदेश के लोग एकत्रित रहते थे। उन्होंने ईरानी शासक कुरुस को इतना मारा कि वह पीठ दिखाकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। इसकी अलग वीडियो हमने बना रखी है, ज्यादा जानकारी आप वहां से आपको मिल जाएगी। जब ईरान ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, वह समय लगभग 522 से 486 ईसा पूर्व का था। इसके बाद ईरान के और अन्य शासक ने भी भारत पर हमला किया और भारत का संपूर्ण सिंध प्रदेश, पश्चिमी पंजाब, कंबोज, गांधार जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह पहला युद्ध था भारत पर जिससे भारत का इतना बड़ा भूभाग किसी विदेशी शासक के अधीन हुआ। यह प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार था और इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि विदेशियों के लिए भारत पर आक्रमण के रास्ते खुल गए। इसके बाद कुछ समय पश्चात यूनानी शासक सिकंदर ने भी भारत पर हमला किया। सिकंदर के आक्रमण से पहले भी 250 से 300 वर्ष तक भारत का कुछ भूभाग ईरान के अधिकार में पहले से ही था। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको इतिहास की नई नई जानकारी मिलती रहे। इस समय पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी ईरानी आक्रमण के समय थी। देश का यह भाग तमाम छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। यूनानी लेखकों ने 25 से अधिक राज्यों के नाम गिनाए हैं, जिनमें अस्मक, काबुल और गांधार, पश्चिमी पाकिस्तान जो आधुनिक रावलपिंडी में है, पेशावर के कुछ जिले, तक्षशिला, झेलम, चिनाब के बीच कंठ, छद्रक और मालवा प्रदेश प्रमुख थे। सारा पश्चिमी भारत तमाम छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। आपस में ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे और स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विदेशी शासक का यहाँ सफल होना स्वाभाविक था। साथ ही कुछ देशद्रोही राजा भी थे जिन्होंने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भी दिया था। हिंदुकुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक एक शासक था जो पहले ईरानियों के साथ हुआ करता था। इस बार उसने सिकंदर का साथ दिया, वह सिकंदर का मित्र बन गया। वहीं जब सिकंदर भारत से बाहर था, उसी समय तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया और साथ ही साथ आश्वासन भी दिया कि वह उसका साथ देगा। अरवेला की लड़ाई में हकमानी शासक को हराने के बाद 327 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर भारत की ओर बढ़ा, भारत की ओर अपना रुख किया। सीमांत अफगानिस्तान को जीतता हुआ वह काबुल घाटी में उतरा। वहां उसने कुछ बहिष्कों और वहां के कुछ भूभाग को जीता और इस तरह से जीतता हुआ वह हिंदुकुश पहुंचा। हिंदुकुश पहुंचकर उसने अपनी सेना के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग को सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए छोड़ा और दूसरे भाग को अपने साथ लेकर वह भारत की ओर रवाना हुआ। सबसे पहले सिकंदर की मुठभेड़ भारत में अस्पसई यानी कि अस्वक जाति के लोगों से हुई। इस जाति के लोगों ने तीखी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः सिकंदर की विजय हुई। इस युद्ध में सिकंदर ने 40,000 पुरुषों को बंदी बनाया, 2,30,000 बैलों को यहां से उनसे छीन लिया और उनमें से सुंदर बैलों को चुनकर उसने मकदूनिया कृषि कार्य हेतु भेज दिया। उसके बाद निसा के पर्वतीय राज्यों को जीतता हुआ वह आगे बढ़ा। निसा के पर्वतीय राज्यों ने उसका बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और यह कहकर उसका मान बढ़ाया कि वह खुद यूनानी है। तत्पश्चात उसका मुकाबला उस जाति से हुआ जिसे यूनानी लेखकों ने असस्किनोए, यह भी अस्वक जाति थी,
असिस्पियाई और असस्केनोय संभवतः एक ही मूल के थे, लेकिन ये एक दूसरे के शत्रु थे। इनमें जो है आपस में लड़ाई रहती थी, जिसकी वजह से सिकंदर यहाँ पर जीत पाया। असस्केनोय राजाओं का जो किला था काफी मजबूत था, प्राकृतिक रूप से काफी मजबूत था। वह नुकीली पहाड़ियों के बीच में बना हुआ था, जिसके चारों ओर गहरी खाई थी। यहाँ के लोगों ने सिकंदर का सामना किले के अंदर रहकर ही किया और इस युद्ध में सिकंदर कई बार घायल हुआ। वह आगे न बढ़ पाया, लेकिन अचानक ही एक हवाई तीर के माध्यम से जो तीर राजा को लगा और राजा मर गया, जिससे कि सेना ने युद्ध को निरर्थक जानकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सिकंदर ने एक शर्त रखी कि जो भी यहाँ के सैनिक बचे हुए हैं, अगर वह जिंदा बचना चाहते हैं तो तुरंत शहर खाली कर दे। यह जानकर सभी सैनिक अपने परिवारों के साथ जैसे ही बाहर आए, तुरंत सिकंदर उस पर टूट पड़ा और तब उन सैनिकों ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ युद्ध लड़ा। वहां पर उन सैनिकों की स्त्रियों ने शस्त्र उठाए और अपने पतियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ अन्य जातियों को हराता हुआ सिकंदर अपनी उस सेना के उस भाग से जा मिला जिसको उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए छोड़ा था। सिंधु नदी पार कर वह तक्षशिला पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर को बैल, भेड़ और चांदी भेंट की। साथ ही अपने 5000 सैनिक सिकंदर की सेना में शामिल किए। अंबी राजा पोरस से शत्रुता रखता था। उसने सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा। अतः अगली सुबह सिकंदर और पोरस की सेनाएं झेलम नदी के तट पर एक दूसरे के आमने सामने थी। सिकंदर का साहस खुले आसमान के नीचे लड़ने का न हुआ, इसलिए उसने रात के अंधेरे में झेलम नदी पार करके पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोपहर होते होते ऐसा लग रहा था मानो सिकंदर अपनी सेना सहित इस युद्ध में मिट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अचानक ही बरसात शुरू हो गई। बरसात के शुरू होते ही सिकंदर की सेना के हाथी रथ कीचड़ में धंसने लगे, हाथी चिंगड़ने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट से हाथी बौखला उठे और उन्होंने खुद अपनी सेना का ही विनाश करना आरंभ कर दिया। कुछ इस तरह से सिकंदर की विजय हुई और पोरस की हार हुई। लेकिन इन दोनों में बाद में मित्रता हो गई। साथ ही सिकंदर यहाँ से कुछ अन्य जातियों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने पोरस के भतीजे कनिष्क को हराया, उसके बाद कंठों को हराया। किंतु कंठों के साथ युद्ध में उसको नानी याद आ गई। वह हार के मुहाने पर खड़ा था, मगर पोरस ने अपने 5000 भारतीय सैनिक सिकंदर की सहायता के लिए भेज दिए। अब यहाँ पर अपनों को ही मार रहे थे, लेकिन जीतता जा रहा था सिकंदर। मरने वाला भी भारतीय था, मारने वाला भी भारतीय था, लेकिन जीतने वाला सिकंदर था। इस तरह से वह ब्यास नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के लाख समझाने के बाद भी सिकंदर की सेना यहाँ से आगे न बढ़ पाई। तो कुछ इस तरीके से सिकंदर ब्यास नदी के तट से ही वापस जाने को मजबूर हुआ। वापस जाते हुए रास्ते में उसने बहुत सी जातियों को हराया और मालवाओं से युद्ध में सिकंदर खुद घायल हो गया। उसकी सेना शोक में डूब गई, किंतु बाद में भीषण लड़ाई हुई, सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर भारत में मात्र 19 मास ही ठहर सका। यहाँ से वापस जाते हुए वह अफगानिस्तान के काबुल पहुंचा। वहां पर उसने विजय उत्सव मनाया, लेकिन ईरान पहुंचते पहुंचते वह ईरान के रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। 32 वर्ष की आयु में ही सिकंदर इस दुनिया को छोड़ गया। वह अपने देश यूनान जिंदा वापस भी न जा सका। तो कुछ इस तरीके से सिकंदर की लड़ाई का वर्णन हमने किया। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, साथ ही इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।